दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑटोकैड के यूनिट सेटअप और ड्राइंग से रिलेटेड सारे टूल्स को समझेंगे। हम देखेंगे कि हम ऑटोकैड में किसी भी टूल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और ऑटोकैड में ड्राइंग करते वक्त शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके हम किस तरह से हमारे वर्कफ्लो को फास्ट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। ऑटोकैड के इस कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आप ऑटोकैड में जब भी किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो या किसी नई ड्राइंग पे काम करते हो तो सबसे पहले आपको यूनिट सेटअप करना है। ओके, ऑटोकैड के अंदर यूनिट सेटअप करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है UN और एंटर कर देना है। आप UN प्रेस करके जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ पर हमको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर लेंथ टाइप के अंदर एक पैनल मिलता है जिसके अंदर ये फर्स्ट नंबर पे हमें डेसिमल शो करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल पर सेट रहता है। उसके नीचे आपको प्रिसीजन मिलता है और उसके नीचे आपको इंसर्शन स्केल मिलता है। ये तीनों क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। डेसिमल वाला अगर मैं पैनल खोलता हूँ तो इसमें मुझे अलग अलग यूनिट की टाइप्स मिलती है, तो यहाँ पर आपको यूनिट की टाइप्स मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद में प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन इस तरह से काम करता है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स ऑलरेडी बनाई हुई है। तो अगर मेरी कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये 10 यूनिट्स की बनी हुई है, तो इसके बाद में पॉइंट के बाद में मुझे कितने नंबर्स यहाँ पर शो करने हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे प्रिसीजन के 4 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर भी मुझे 4 ज़ीरोज़ अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी वैल्यू 5.23 है, तो मुझे मेरे कितनी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद में शो करनी है वो यहाँ पर शो करेगा। अब जनरली हमें डेसिमल के बाद में 2 वैल्यूज़ शो करनी पड़ती है, तो हम यहाँ से डेसिमल के 2 यूनिट्स को चूज़ कर सकते हैं 0.00। तो डेसिमल के बाद में वो फिर सिर्फ 2 डिजिट दिखाएगा, तीसरा और चौथे डिजिट को हटा देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रिसीजन कितना सेट करना है। ओके, इसके बाद में आता है इंसर्शन स्केल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस पर सेट हुए है। इंसर्शन स्केल इस तरह से काम करता है कि आप यहाँ पर जो भी यूनिट फिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंचेस है, यहाँ पर आपको अलग अलग यूनिट्स मिल जाते हैं, आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर्स मिल जाता है। आप यहाँ पर जो भी यूनिट रखते हो और आपके ऑटोकैड के अंदर जब भी आप ड्राइंग क्रिएट करते हो तो वो उसको प्राइमरी यूनिट लेगा, सबसे छोटा यूनिट लेगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये जैसे कि मैंने ये लाइन 10 यूनिट्स की ड्रॉ किया है और मैं यहाँ पर कीबोर्ड से जब लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे 10 प्रेस करता हूँ तो वो मेरी लाइन को 10 इंचेस की बना देगा। ओके, अब जब आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे काम करते हो तो आपको उसका पर्टिकुलर यूनिट टाइप करना पड़ता है। ओके, जब आप फीट या इंचेस टाइप करते हो तो आपको उसका एक पर्टिकुलर यूनिट का एक सिंबल होता है, वो टाइप करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर इंचेस को सेट करते हो तो अगर आपने सिंबल नहीं भी टाइप किया है तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटी वैल्यू को ले लेगा जो आपको सबसे छोटा यूनिट आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो ओके, हम इसको आगे समझते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ में ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हम डेसिमल को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डेसिमल को सेट किया और ये प्रिसीजन में यहाँ पर 4 कर देता हूँ और ये इंचेस पर सेट है। ओके, और अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने लाइन लिया और यहाँ पर मैं जब लाइन की यहाँ पर मेरे कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि कितने मेरे यूनिट यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अगर 8 यूनिट की लाइन बनाता हूँ तो मैं 8 के आगे कोई भी यूनिट का सिंबल नहीं डालता हूँ। ओके, तो मैं डेसिमल पे चल रहा हूँ तो मुझे कोई भी यूनिट का सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 8 प्रेस करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरी 8 यूनिट की यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाती है। इसी तरह से मैं सर्कल भी अगर ड्रॉ करता हूँ या कोई भी और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ तो वो इसी तरह से काम करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये स्टार्ट किया ड्रॉ करना और अब मुझे ये रेडियस पूछ रहा है कि कितने रेडियस का सर्कल मुझे चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 रेडियस का सर्कल बनाता हूँ तो इस तरह से ये कुछ ड्रॉ होगा। डेसिमल की वैल्यू में आपको किसी भी तरह का आपके यूनिट के ऊपर सिंबल का निशान नहीं दिखेगा। ओके, वहीं पर अगर मैं अब आर्किटेक्चरल यूनिट्स पे शिफ्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरे पेज पे आ जाता हूँ और यही सेम ड्राइंग्स जो मैंने यहाँ पर ये 3 ड्राइंग बनाई है वो भी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अब आपको यहाँ पर यूनिट का जो सिंबल दिख रहा होगा वो अब यहाँ पर इंचेस में दिख रहा होगा। ओके, आर्किटेक्चरल के अंदर हमेशा जो 2 कॉमाज होते हैं वो इंचेस को डिनोट करते हैं और सिंगल कॉमा जो होता है वो फीट को डिनोट करता है। ओके, तो हम यहाँ पर भी उसी तरह से यूनिट सेटअप करेंगे। हम UN प्रेस करेंगे। ओके,
यहाँ पर हमें यूनिट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और जब आपको आर्किटेक्चरल यूनिट्स पर शिफ्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है डेसिमल से आपको यहाँ पर आर्किटेक्चरल पर शिफ्ट हो जाना है। अब आप जैसे ही आर्किटेक्चरल पे शिफ्ट होते हो तो आपका जो प्रिसीजन का वैल्यू है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब आपकी जो प्रिसीजन की वैल्यू है वो डेसिमल में नहीं आएगी। ओके, आर्किटेक्चरल के अंदर आपकी जो प्रिसीजन की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में शो करेगा। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि हमारा जो डेसिमल की वैल्यू थी, जो कि मैं इसे ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें जो डेसिमल के बाद में 6-7 यूनिट्स दिख रहा था, 2-3 यूनिट्स दिख रहा था, वो यहाँ पर अब फ्रैक्शन में शो हो रहा है। ओके, तो ये किस तरह से वैल्यूज़ को शो करेगा हम वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आर्किटेक्चरल हो गया, ये प्रिसीजन हो गया। अब फिलहाल जो प्रिसीजन की वैल्यू है वो 1/4 इंचेस है, मतलब वो 1 इंच के 4 टुकड़े करेगा। अब 1 इंच के 4 टुकड़े करेगा मतलब 0.25, 0.5, 0.75 और 1, इस तरह से वो 4 टुकड़े करेगा। अब 0.25 और 0.5 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 0.3 हो गया या 0.35 हो गया, तो वो अपने हिसाब से उस वैल्यू को एडजस्ट करके या तो 0.25 पे सेट कर देगा या तो 0.5 पे सेट कर देगा। अगर वैल्यू क्लोज है 0.25 के तो वो 0.25 पे यानी 1/4 पे उसे सेट कर देगा, और अगर वैल्यू क्लोज है 0.5 यानी हाफ इंचेस के क्लोज है तो वो उसे हाफ इंचेस पर सेट कर देगा। अगर 0.75 यानी 3-4 इंचेस के क्लोज है तो वो 3/4 इंचेस कुछ इस तरह से कर देगा। ओके, अगर आपको 1 इंचेस के 8 टुकड़े करने हैं या 16 टुकड़े करने हैं तो आप यहाँ से उसका प्रिसीजन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको इंसर्शन स्केल मैंने पिछले डेसिमल वाले में भी आपको समझाया है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आर्किटेक्चरल पे काम कर रहे हो तो हम फीट और इंचेस पे काम करते हैं। आर्किटेक्चरल में हम हमेशा फीट और इंचेस पे काम करते हैं, इसीलिए हमारा जो सबसे छोटा यूनिट फीट का होता है वो इंच होता है। तो हम यहाँ पर इंसर्शन स्केल को इंचेस चूज़ करेंगे। आर्किटेक्चरल वाले और यूनिट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पर ये 10 यूनिट की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है और यहाँ पर मेरा यूनिट जो है वो इंचेस सेट है, तो मुझे कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके मेरे डबल कॉमा वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा इस तरह से, और मैं यहाँ पर अब एंटर करूँगा तो ये जो मेरी लाइन है ये 10 इंचेस की ड्रॉ कर देगा। ओके, और यहीं पर अगर मुझे 1 फीट का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब मैं ये लाइन जो है ये फीट का यूनिट डिनोट करके ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया और सेम बटन बिना शिफ्ट के अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे कीबोर्ड पे सिंगल कॉमा मिल जाएगा। ओके, ये वाला बटन आप एंटर की के लेफ़्ट साइड में ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर अब सिंगल कॉमा दिया और एंटर किया, तो अब मेरी जो ये लाइन है ये 1 फीट यानी 12 इंचेस की बन चुकी है। ओके, वहीं पर अगर हम इंजीनियरिंग के मॉडल पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर से इसे इंजीनियरिंग पे सेट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा प्रिसीजन की वैल्यू फिर से चेंज हो जाती है। प्रिसीजन में आपको फीट और इंचेस का तो सिंबल दिखेगा, लेकिन अब जो हमारी वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाती है फ्रैक्शन से हट के। ओके, हमारा इंचेस और फीट का भी यूनिट दिखेगा और हमें जो हमारी वैल्यू है वो डेसिमल में शो होगी। ओके, इसके बाद में इंसर्शन स्केल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मिलीमीटर्स पे काम करते हैं। कई बार जो हमारा गियर्स वगैरह जो बनाते हैं या मैकेनिकल वर्क होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बारीक वैल्यू का काम होता है, इसलिए हम इंचेस और फीट की जगह पर यहाँ पर मिलीमीटर्स का काम करते हैं। हम सेंटीमीटर यहाँ पर क्यों चूज़ नहीं करते हैं, मिलीमीटर क्यों चूज़ करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हमें हमेशा इंसर्शन स्केल के अंदर सबसे छोटा यूनिट लेना होता है। ओके, तो मीटर्स का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो मिलीमीटर होता है, तो हम मिलीमीटर यहाँ पर चूज़ करेंगे। वैसे आप कोशिश करें कि आपको जब भी मिलीमीटर्स पे काम करना हो तो आप यहाँ से डेसिमल को चूज़ कर ले। ओके, डेसिमल यहाँ से चूज़ कर ले और इंसर्शन स्केल को मिलीमीटर्स पे सेट कर दे। तो ये था हमारा यूनिट सेटअप। अब हम देखते हैं कि ऑटोकैड के अंदर हम ड्राइंग्स को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूनिट वाले पेज पर आ जाता हूँ। ओके, और इन्हें मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ड्रॉ पैनल के अंदर मुझे अगर मैं ड्रॉ पैनल को ओपन करता हूँ तो मुझे नीचे भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। हम एक एक करके इसकी शुरुआत करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमें लाइन का टूल मिलता है, आप यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में आप ऑटोकैड में जब भी ड्राइंग यूज़ करें तो आप शॉर्टकट्स का ही इस्तेमाल करें। कीबोर्ड से आपको L प्रेस करना है और एंटर करना है तो आपका लाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही लाइन टूल आपका एक्टिवेट होता है नीचे आपको कमांड पैनल में लाइन टूल एक्टिवेट हो गया है ये शो कर देगा। ओके,
सो फर्स्ट पॉइंट मैं मेरे माउस के लेफ्ट क्लिक से दूंगा, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया। अब मुझे कर्सर जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है मैं उस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। मेरे कर्सर के साथ में मुझे कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि मुझे डायनामिक इनपुट मिलता है जो कि मेरी लाइन की डिटेल्स को शो करता है। फ़िलहाल मेरी लाइन की साइज़ कितनी है, वो कितने डिग्री पे ड्रॉ हो रही है। ओके, सो ये मुझे पता चलता है। जब भी मैं किसी भी डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेरी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर 90 डिग्रीज़ या 180 डिग्रीज़ का वैल्यू शो कर देता है। और इसके बाद में मुझे जिस डायरेक्शन में मेरी लाइन को ड्रॉ करना है और जितने यूनिट की ड्रॉ करना है, मुझे बस मेरे कर्सर को उस डायरेक्शन में मूव कर देना है। और फॉर एग्जांपल मुझे 20 यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने 20 प्रेस किया और एंटर कर दिया। इस तरह से मेरी ये 20 यूनिट की लाइन ड्रॉ हो गई। अगर मुझे रैंडम लाइन ड्रॉ करना है, मैंने लाइन टूल लिया और मुझे अब कितने भी यूनिट की लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे पर्टिकुलर कीबोर्ड से मेरी लाइन का यूनिट नहीं देना है। तो मुझे बस जहाँ तक कि मेरी लाइन चाहिए मैं वहाँ तक मेरे कर्सर को लेके जाऊँगा और मेरी लाइन को क्लिक कर दूँगा। अब इसके बाद में मैं जैसे ही फर्स्ट क्लिक देता हूँ या सेकंड क्लिक देता हूँ, थर्ड क्लिक देता हूँ, तो अब मुझे इस लाइन को क्लोज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मेरी लाइन को क्लोज़ कर देना है, अब इसके आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसके लिए आप दो बटन्स को यूज़ कर सकते हो। आप कीबोर्ड से एंटर भी प्रेस कर सकते हो और आप कीबोर्ड से एस्केप भी प्रेस कर सकते हो। ओके, इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो या फिर PL प्रेस करते आपको पॉलीलाइन एक्सेस हो जाएगा। ओके, आप पॉलीलाइन जैसे ही एक्सेस कर लेते हो यहाँ पर आपको P लाइन मिल जाता है। अब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये भी मेरी नॉर्मल जिस तरह से मेरा लाइन ड्रॉ होता है उसी तरह से ये मेरी लाइन ड्रॉ होगी। ओके, कुछ इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अब आपका सवाल रहेगा कि पॉलीलाइन में और हमारी जो नॉर्मल लाइन होती है उसमें फ़र्क क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की थी जिसमें हमने 3 टुकड़े बनाए थे। तो अगर मैं यहाँ पर इन लाइंस को सिलेक्ट करने जाऊँ तो ये मेरा पहला टुकड़ा हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने जितने भी बार हमारे कर्सर से माउस क्लिक से पॉइंट्स दिए थे, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर लाइन टूल से ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो जितने भी बार मैं मेरे कर्सर से पॉइंट्स देते जाऊँगा तो उतने जो लाइन्स है वो अलग अलग यहाँ पर सेगमेंट्स बनते जाएंगे। लेकिन हम जब भी पॉली लाइन को यूज़ करेंगे तो पॉली लाइन में हम जहाँ से लाइन स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे एंड कर रहे हैं वहाँ तक कि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट इसे बना देगा। ओके, एक अखंड ऑब्जेक्ट बना देगा। पॉली लाइन के अंदर कुछ और मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं। हम यहाँ पर पॉली लाइन को फिर से एक्सेस करते हैं। ओके, मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते ही मुझे यहाँ पर नीचे कमांड पैनल के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें आर्क मिलता है। अगर आपको आपकी लाइन के साथ में आर्क भी ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन का पॉइंट दे देता हूँ, इतनी मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके साथ में मुझे आर्क ड्रॉ करनी है कंटिन्यूस में। ओके, तो मैं यहाँ पर आर्क टूल पे चले जाता हूँ। यहाँ पर मैंने आर्क पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पर फिर से बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अगर मुझे मेरी जो आर्क है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनानी है तो मैं यहाँ पर एंगल वाला ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरी आर्क का सेंटर कहीं पर पर्टिकुलर देना है, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर मुझे सेंटर देना है, तो मैं सेंटर वाला चूज़ करूँगा। ओके, फ्री हैंड से हम आपकी आर्क बनाना चाहते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके कर्सर के ऊपर फ्री हैंड वाली आर्क अवेलेबल हो जाती है। तो पहले हम फ्री हैंड वाली आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे जितने भी डायरेक्शन पे जितनी भी बड़ी आर्क चाहिए मैं उस तरह से ये ड्रॉ कर लूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरी ये आर्क ड्रॉ हो गई। अगर मुझे फिर से एक और आर्क चाहिए तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, मैं एक और आर्क यहाँ पर ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ओके, मुझे फिर से चाहिए तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इसे क्लोज़ कर दूँगा। ओके, मैं यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लोज़ किया, जो मेरी लाइन जहाँ से मैंने क्लोज़ किया था वहाँ से उसने मेरे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, ये ऑटोकैड सिस्टम से कर लेता है। आपने जहाँ से लाइन छोड़ा है वहाँ से वो एक इमेजिनरी सर्कल बना लेगा। जो भी आपने इस कर्व को छोड़ा था तो वो उसी कर्व को कंटिन्यू करके आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे इसे क्लोज़ कर देगा। लेकिन आपको चाहिए कि आपने यहाँ पर जहाँ से आर्क ख़त्म हुई थी वहाँ से आपको फिर से ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर से एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं पॉली लाइन लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ये लाइन बना ली, आर्क लिया, ये एक आर्क बनाया। अब मुझे यहाँ पर फिर से सीधी लाइन चाहिए। मुझे इस तरह से आर्क नहीं बनाना है एक और कंटिन्यूस, मुझे एक सीधी लाइन खींचनी है। तो आपको यहाँ पर नीचे कमांड पैनल के अंदर लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लाइन को क्लिक करता हूँ। तो अब आप आर्क पर से छूट के वापस से लाइन ऑब्जेक्ट पर आ चुके हो। ओके, फिर से मैं यहाँ पर
लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मुझे फिर से अगर आर्क ड्रॉ करनी है, मैं फिर से आर्क पर आ जाता हूँ। ओके, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनानी है, मैं यहाँ पर एंगल चूज़ कर लेता हूँ और मुझे एंगल स्पेसिफाई करना है कि मुझे कितने एंगल की आर्क चाहिए। अगर मैं यहाँ पर माउस भी मेरा कर्सर मूव करता हूँ तो मुझे डायनामिक इनपुट शो करता है कि कितने डिग्री की आर्क मेरी बनेगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 60 डिग्री टाइप कर देता हूँ, 60 एंड एंटर। तो मेरी जो आर्क है अब 60 डिग्री के साथ में यहाँ पर बन चुकी है। अब देखिए, मैं जैसे जैसे मेरे कर्सर को मूव करता हूँ मेरी आर्क का साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका जो शेप है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब मेरी आर्क का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब मुझे जितनी भी बड़ी आर्क को ड्रॉ करना है मैं उतनी बड़ी यहाँ से आर्क को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया और अब मुझे फिर से मेरी लाइन को कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ से लाइन को क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इस तरह से मेरी लाइन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, मैंने इस तरह से ये लाइन को मेरे ड्रॉ किया और अब मुझे अगर मेरे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पर ले जाके इसे क्लोज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे फिर से इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं कीबोर्ड से या तो एंटर प्रेस कर देता हूँ या फिर मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके क्लोज़ हो गया। ओके, और क्योंकि ये पॉली लाइन है तो आपका ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सर्कल। सर्कल के अंदर आपको नीचे, अगर मैं यहाँ पर पैनल को ओपन करता हूँ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। सर्कल में हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर का सर्कल लेते हैं जो कि है सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस मतलब पहले नंबर पे सेंटर, उसके बाद में रेडियस। तो हमें सर्कल का सबसे पहले सेंटर डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेंटर डिसाइड किया और अब ये जो सर्कल बन रहा है ये रेडियस की वैल्यू पे बन रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 देता हूँ, रेडियस की वैल्यू 10, तो ये 10 रेडियस का सर्कल बन गया। ओके, सेंटर से रेडियस 10 रहेगा। वहीं पर अगर मैं इस पैनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर सेंटर डायमीटर वाला ऑप्शन लेता हूँ, अब मैंने सेंटर डायमीटर वाला ऑप्शन लिया और मैं इसी के बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, और अब मैं 10 ही यूनिट का इसे ड्रॉ करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि जो सर्कल है ये इससे बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो अब 5 हो चुका है और डायमीटर 10 है। तो अगर हमें सेम इस साइज़ का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें सेंटर डायमीटर लेकर 20 वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। ओके, तो हमने क्योंकि ये वाला सर्कल 10 रेडियस का बनाया था तो अब हम 20 वैल्यू डालेंगे तो ये बिल्कुल सेम साइज़ का बन जाएगा। ओके, इसके बाद में हमें थर्ड नंबर पे यहाँ पर मिल जाता है 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल को समझने के लिए मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इन 2 सर्कल के बीच पर से टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए ना जाए, इन पर टच होते हुए एक सर्कल बने। ओके, आपके पास में 2 पॉइंट्स है, आपके पास में सेंटर नहीं है सर्कल का, आपको नहीं पता कि सर्कल का सेंटर कहाँ है, आपको बस 2 पॉइंट्स पता है जहाँ पर से टच होते हुए वो सर्कल जा रहा है, तो आप 2 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल करोगे। 2 पॉइंट सर्कल आप लेते हो और आप 2 पॉइंट्स यूज़ करते हो। जैसे मैंने सर्कल का ये वाला पॉइंट यूज़ किया और ये वाले सर्कल का मैं ये वाला पॉइंट यूज़ करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट्स यूज़ किया मेरा सर्कल इन पर से बिल्कुल टच होता हुआ बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर इसमें एक और सवाल उठ के आता है कि मैंने जो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया तो इसमें इसने ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स शो किया। तो ये पॉइंट्स हमें किसी भी सर्कल या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे अगर हम कोई भी यहाँ से टूल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ से अगर ये 2 पॉइंट सर्कल को एक्टिवेट किया तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरे कर्सर को मूव करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह के ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, एक सर्कल के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 पॉइंट्स मिलते हैं, क्वाड्रेंट पॉइंट्स, जो कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, और एक सेंटर में पॉइंट मिलता है जो कि सर्कल का सेंटर होता है। आपको सर्कल का सेंटर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे ही किसी भी सर्कल के ऊपर आपके कर्सर को रखते हो वो आपको यहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट शो कर देता है। ओके, तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके बिना कोई परेशानी के बड़ी आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से ये वाले पॉइंट को यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट किया और ये वाले पॉइंट पे आके इसे एंड कर देता हूँ, तो इस तरह से मैं मेरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद में आपको 2 पॉइंट सर्कल के बाद में मिलता है 3 पॉइंट सर्कल। ओके, तो अगर आपको सर्कल को यहाँ से एक्सेस नहीं करना है, आप C प्रेस करेंगे, आप सर्कल को एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पर आपको नीचे 3P मिलेगा जो कि 3 पॉइंट सर्कल है। मैं 3P पे क्लिक कर देता हूँ और मैं 3 पॉइंट सर्कल को एक्टिवेट कर लिया है। अब मुझे 3 पॉइंट चाहिए किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए,
तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिस पे मुझे 3 पॉइंट के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे तो पता नहीं कि मैं कौन सी जगह का ऐसा सेंटर लूँ कि वो सर्कल इन तीनों लाइंस पर टच होता हुआ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम 3 पॉइंट सर्कल को यूज़ करते हैं। हमने C प्रेस किया और यहाँ से मैं 3 पॉइंट सर्कल को चूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे तीनों हमारी लाइंस के पॉइंट्स देने हैं। जैसे कि हमने ये लाइन लिया तो ये लाइन के अंदर हमें ये मिडिल पॉइंट मिल जा रहा है। मैंने ये मिडिल पॉइंट लिया फर्स्ट, फिर हमें ये सेकंड वाला मिडिल पॉइंट मिल जाता है, ये लाइन का ये सेकंड मिडिल पॉइंट, और अब हमें ये थर्ड लाइन का मिडिल पॉइंट मिल जाता है, ये थर्ड। ओके, तो अब इस तरह से ये हमारा जो सर्कल है वो 3 पॉइंट पर से बना हुआ है। तो ये बना हमारा 3 पॉइंट सर्कल। आप इसे और भी कुछ इस तरह से बना सकते हो, जैसे कि हम 3 पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कि हमने एक ये लाइन लिया, ओके, और एक ये लाइन लिया, और एक ये लाइन लेते हैं। हम इन 3 लाइंस पे टच होता हुआ एक सर्कल बनाएंगे। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट सर्कल को ले लेते हैं, और हमने यहाँ पर से ये फर्स्ट पॉइंट लिया, ये सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से आप आपके 3 पॉइंट सर्कल को बना सकते हो जब आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 रेफरेंस पॉइंट्स अवेलेबल हो। ओके, इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। तो आपको इसके लिए 2 टेंजेंट अवेलेबल चाहिए और आपको रेडियस की वैल्यू पता होना चाहिए। टेंजेंट क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। टेंजेंट मतलब कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट, एक ऐसी लाइन जो कि आपके सर्कल को टच होती हुई जा रही है लेकिन उसको क्रॉस नहीं करती है। जैसे कि ये लाइन इस सर्कल को क्रॉस करती हुई जा रही है, तो ऐसे क्रॉस करती हुई ना जाए, सिर्फ टच होते हुए जाए, तो ये बन गई हमारी टेंजेंट लाइन। ओके, तो हमें टेंजेंट पॉइंट्स चाहिए कुछ इस तरह से। अगर हम कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जहाँ पर हमें 2 टेंजेंट पॉइंट पता है और सर्कल का रेडियस वैल्यू पता है, तो हम ऐसी सिचुएशन में टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस का ऑप्शन का यूज़ करके हम सर्कल को बना सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर ओके, मैंने ये 2 लाइंस बना ली, और अब मैं यहाँ पर ये टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट दिया, उसके बाद में ये सेकंड टेंजेंट पॉइंट दिया, और अब मुझे ये 3 पॉइंट सर्कल की ही तरह अब इसकी या तो मैं कर्सर से इसकी रेडियस वैल्यू सेट कर सकता हूँ या फिर मैं कीबोर्ड से मेरी रेडियस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 12 इसकी रेडियस वैल्यू दिया। तो अब देखिए कि ये हमारे जो 2 टेंजेंट पॉइंट्स हैं उन पर से ये सर्कल टच होता हुआ जा रहा है और 12 रेडियस का ये सर्कल बन चुका है। ओके, तो इस तरह से हमारा टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस काम करेगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट सर्कल का ऑप्शन आता है टेंजेंट, 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 यानी आपके पास में रेडियस की भी वैल्यू नहीं है, आपको 3 टेंजेंट पॉइंट्स पता है जहाँ पर से टच होता हुआ आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट्स बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 सर्कल, ये 2 एंड ये 3। तो हमारे पास में ये 3 सर्कल है जिन पर से टच होता हुआ हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, हमें रेडियस पता नहीं है, हमें सेंटर पता नहीं है, तो हम टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो हमने फर्स्ट टेंजेंट यहाँ से लेना है। जैसे ही मैं किसी ये वाले सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टेंजेंट पॉइंट्स शो करता है कि इस सर्कल पे मुझे टेंजेंट पॉइंट कहाँ मिलते हैं। तो मैंने ये टेंजेंट पॉइंट चूज़ किया, फिर ये सेकेंड सर्कल का मैंने टेंजेंट पॉइंट चूज़ किया, और अब मैं थर्ड सर्कल का टेंजेंट पॉइंट जैसे ही चूज़ करता हूँ तो इनके ऊपर क्रॉस होता हुआ ये सर्कल बन जाता है। ओके, ये बिल्कुल टेंजेंट सर्कल बनता है जो कि इनको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इस तरह से अगर आपके पास में 3 रेफरेंस पॉइंट्स है तो आप टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल का यूज़ करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्क। आर्क को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आर्क में भी आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्क यूज़ करते हो वो आपको 3 पॉइंट आर्क मिलती है। आपको आर्क के लिए, आर्क ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ। ओके, तो ये रेफरेंस लाइन में हमारे पास में ये फर्स्ट एंड पॉइंट है, ये सेकेंड एंड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर कहीं पे भी आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क को चूज़ कर लेता हूँ।
आर्क के मामले में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनती है, आर्क कभी भी क्लॉकवाइज नहीं बनती है। ओके, तो अगर मैं आर्क का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये चूज़ करता हूँ तो मेरी जो आर्क है वो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको हमेशा आर्क ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसा लेना है जहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होगी। ओके, तो मैं ये वाला पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर कहीं पर भी हवा में एक पॉइंट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड पॉइंट दिया और अब थर्ड पॉइंट मैं इस लाइन का एंड पॉइंट देता हूँ। जैसे मैं इस लाइन के एंड वाले सिरे पर आता हूँ तो ये एक मुझे ग्रीन स्नैप पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरी 3 पॉइंट आर्क बन चुकी है। ओके, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया था, ये सेकेंड पॉइंट दिया और ये थर्ड पॉइंट, और ये इस आर्क का सेंटर हो गया। ओके, इसके बाद में सेकंड नंबर का आपको आर्क का ऑप्शन मिलता है स्टार्ट सेंटर एंड, यानी आपको सबसे पहले आपके आर्क को स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद में आपको सेंटर बताना है कि आपके आर्क का आपको सेंटर कहाँ रखना है, और उसके बाद में एंड पॉइंट बताना है। इसके लिए मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, और अब हम स्टार्ट सेंटर एंड वाली आर्क को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट पॉइंट देना है, स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद में मुझे सेंटर बताना है। मैंने ये सेंटर बताया। मेरी लाइन में जब भी ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक लाइन के साथ में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, उसका एक ये वाला एंड पॉइंट मिलता है, दूसरा एंड पॉइंट मिलता है, और लाइन का हमेशा मुझे सेंटर मिडिल पॉइंट मिलता है। तो मैंने यहाँ से मेरी आर्क को स्टार्ट किया, अब मुझे मेरा सेंटर पॉइंट देना है और उसके बाद में मुझे मेरा एंड पॉइंट देना है। तो मैं जैसे ये ड्रॉ करता हूँ मुझे बिल्कुल एकदम हाफ सेमी सर्कल वाली आर्क यहाँ पर मिल जाती है। ओके, बिल्कुल इस तरह से कि अगर मैं इसका दूसरा कॉपी बनाऊँ तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे चेक करता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल मिडिल सेंटर में, मेरा सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, और ये यहाँ पर इस आर्क का सेंटर बन चुका है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमें जो मिलता है वो स्टार्ट सेंटर और एंगल मिलता है। ओके, तो मैं इसी तरह के एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर बना लेता हूँ। ये रेफरेंस लाइन मैंने बना लिया और अब हम स्टार्ट सेंटर एंगल को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट सेंटर एंगल सबसे पहले हमें स्टार्ट पॉइंट देना है, उसके बाद में हमें सेंटर पॉइंट देना है, और उसके बाद में मुझे एंगल बताना है कितना बताना है। ओके, तो मैं कर्सर से भी मेरे एंगल को शो कर सकता हूँ कि मुझे कितना एंगल देना है। मेरे डायनामिक बॉक्स में मुझे शो कर रहा है कि मेरा एंगल कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, या मैं कीबोर्ड से भी मेरी एंगल की वैल्यू को प्रेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 120 डिग्री का मेरा एंगल ड्रॉ किया, तो मेरी जो आर्क है वो यहाँ से 120 डिग्रीज़ की बन जाएगी। ओके, सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज़ का होता है, सेमी सर्कल 180 डिग्रीज़ का होता है। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये 120 डिग्रीज़ पे ख़त्म हो गए, 60 डिग्रीज़ के इतना एरिया इसने छोड़ दिया है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टार्ट सेंटर लेंथ। मैं यहाँ पर फिर से एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। ओके, और अब हमको यहाँ पर स्टार्ट सेंटर लेंथ को यूज़ करना है। तो ये है हमारा स्टार्ट पॉइंट, ये है हमारा सेंटर पॉइंट, और अब हमें इस आर्क की लेंथ बतानी है। पिछले वाले ऑप्शन में हमें इसका एंगल बताना था, अब हमें इसकी लेंथ बतानी है। ओके, सो मैं यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15 यूनिट्स बताता हूँ। तो ये मेरी लाइन आर्क की जो लेंथ है वो 15 यूनिट्स की मेरी आर्क बन चुकी है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है स्टार्ट एंड एंगल। इसके लिए मैं भी एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। मैंने एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और अब मैं स्टार्ट एंड एंगल को यूज़ करता हूँ। तो इसके नाम के हिसाब से सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट को चूज़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर एंड पॉइंट को चूज़ कर लेता हूँ, और अब मुझे एंगल शो करना है कि मुझे कितने एंगल का मेरा आर्क को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल 125 डिग्री की आर्क बनाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मेरी 125 डिग्री की आर्क बन जाती है। ओके, इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इसके लिए भी मैं एक यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पर स्टार्ट एंड डायरेक्शन को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, और अब मैं डायरेक्शन जो है वो मेरे माउस कर्सर से दे सकता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर कीबोर्ड से कोई वैल्यू प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन बोल रहा है, तो मैं माउस से मेरे डायरेक्शन को शो कर सकता हूँ। मुझे जैसी भी डायरेक्शन चाहिए मैं उस डायरेक्शन की यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके,
उसके बाद में मुझे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ, और नेक्स्ट ऑप्शन हमें डायरेक्शन के बाद मिलता है स्टार्ट एंड रेडियस। ओके, सो मैं ये ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता हूँ, और ये रहा मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट, और अब मुझे इसका रेडियस बताना है कि मुझे कितना रेडियस रखना है। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका रेडियस जो है वो 14 रख देता हूँ, तो ये मेरे 14 रेडियस की आर्क बन चुकी है। ओके, तो अगर मैं इस आर्क को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इस आर्क का जो सेंटर पॉइंट है वो पता चलेगा कि यहाँ पर है। ओके, अब क्योंकि हमने रेडियस 14 दिया है तो 14 रेडियस इतना इस सेंटर से यहाँ तक का 14 रेडियस होगा, और इस तरह से ये सर्कल, इमेजिनरी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है सेंटर स्टार्ट एंड। तो सेंटर स्टार्ट एंड के लिए हमें सबसे पहले सेंटर को शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम से ही हमें बता रहा है कि सबसे पहले सेंटर बताना है, फिर स्टार्ट पॉइंट बताना है, फिर एंड पॉइंट बताना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर सेंटर पॉइंट, उसके बाद में स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट हम राइट साइड का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ओके, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया, और अब हमें एंड पॉइंट कहाँ देना है ये हमको डिसाइड करना है। हम माउस कर्सर से भी हमारा एंड पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट डिसाइड करना है, या फिर हम आधे बीच में जहाँ पर हमको बंद करना है हम वहाँ पर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आर्क बन चुकी है। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंगल। ये बिल्कुल इसी की तरह है, बस यहाँ पर पहले स्टार्ट फिर सेंटर फिर एंगल था, अब सेंटर स्टार्ट एंगल है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटर डिसाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद में स्टार्ट पॉइंट डिसाइड कर देते हैं, और उसके बाद में हमको कितने एंगल की हमें यहाँ पर आर्क बनानी है उतना एंगल बता देते हैं। ओके, अगर हमें 180 डिग्री बताते हैं तो ये बिल्कुल सेमी सर्कल बन जाएगा। अगर हम 170 डिग्री बताते हैं तो ये कुछ इतना बनेगा, 10 डिग्रीज़ का हिस्सा यहाँ पर छोड़ देगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमें आर्क का मिलता है सेंटर स्टार्ट लेंथ। सेंटर स्टार्ट लेंथ में लेता हूँ, हमें यहाँ पर सबसे पहले सेंटर पॉइंट डिसाइड कर देता हूँ, फिर स्टार्ट पॉइंट डिसाइड कर देता हूँ, फिर मुझे अब इसकी लेंथ बतानी है। लेंथ के लिए ये मेरे कर्सर पे शो करता है कि मुझे कितनी इसकी लेंथ बतानी है। ओके, लेंथ मैं कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 8 लेंथ प्रेस कर दिया, तो ये 8 यूनिट की मेरी जो लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है, 8 यूनिट की आर्क ड्रॉ हो चुकी है। ओके, अब इसके बाद में आता है हमें कंटिन्यू ऑप्शन। तो कंटिन्यू ऑप्शन किस तरह से काम करता है, तो आपने लास्ट आपकी जो भी ड्राइंग बनाई है, जैसे कि हमने इस आर्क को बनाने के बाद में ये हमारी लाइन ड्रॉ की है। ओके, तो ये लाइन के लिए मैंने यहाँ से लाइन को स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैंने एंड किया, उसके बाद में मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, तो मैंने यहाँ पर लाइन को छोड़ा था, तो ये मेरा सबसे लास्ट एंड पॉइंट हो गया, तो वो यहीं से मेरी आर्क को कंटिन्यू कर देगा। ओके, तो मैं जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन को चूज़ करता हूँ वो यहाँ से मेरी एक आर्क को स्टार्ट कर देता है। आर्क जो होती है वो फ्री हैंड होती है, उसका जो डिग्री एंगल है, उसका जो कर्व का रेडियस है वो बिल्कुल मेरे कर्सर पे सेट होता है। मुझे कितना उसका रेडियस देना है, उसका जो एंगल कितना देना है वो सब मेरे कर्सर पे डिसाइड होता है। अगर मुझे उसकी वैल्यू कीबोर्ड से प्रेस करनी है तो मैं कीबोर्ड से भी उसकी वैल्यू प्रेस कर सकता हूँ। मैं कीबोर्ड से उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 6 रेडियस की उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, और डिग्री के लिए मैं टैब प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो वो मेरे टैब वाले डिग्री के सेक्शन पे चले जाएगा, और मैं यहाँ पर 120 डिग्री सेट कर देता हूँ। ओके, सो ये कुछ इस तरह से 6 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेगा और 120 डिग्री पर ये ला के आर्क को ख़त्म कर देगा। सो इस तरह से आप आपके ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो। ये थे हमारा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। इसके बाद में आपका ऑप्शन आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यूज़ करने के लिए आप REC प्रेस कर सकते हो। REC आप जैसे ही प्रेस करते हो और एंटर करते हो तो आपका रेक्टेंगल एक्टिवेट हो जाता है। रेक्टेंगल के लिए आपको 2 पॉइंट्स बताने पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से, जहाँ से भी आपको रेक्टेंगल स्टार्ट करना है, और कितना आपको उसकी लेंथ रखनी है, कितनी आपको उसकी विड्थ रखनी है। आप आपके माउस कर्सर से भी ये डिनोट कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से भी इन वैल्यूज़ को प्रेस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 40 लेंथ और 50 विड्थ का, तो मैं यहाँ पर 40 प्रेस करता हूँ, और डायनामिक इनपुट पे आपको दिखेगा कि हमें एक सेकंड बॉक्स मिलेगा विड्थ के लिए, तो वहाँ पर कैसे जंप करना है।
तो आप कीबोर्ड से कॉमा प्रेस कर सकते हो, जो कि आपके एम लेटर के बाजू में ऑप्शन आता है। तो आप कीबोर्ड से कॉमा प्रेस करते हो तो आपके सेकंड नंबर के टैब पर वो चले जाएगा। ओके, और अब हमें ये 50 यूनिट्स का बनाना है विड्थ। तो इस तरह से ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, जिसकी जो लेंथ है वो 40 यूनिट्स की हो गई और विड्थ जो है वो 50 यूनिट्स की हो गई। ओके, इसके बाद में मैं फिर से रेक्टेंगल पे जाता हूँ, REC प्रेस करता हूँ और रेक्टेंगल मैं यहाँ से ड्रॉ करने को स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब सेकंड पॉइंट के लिए मुझे नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि एरिया, डायमेंशंस और रोटेशन। ओके, फॉर एग्जांपल आपको किसी रेक्टेंगल का एरिया पता है। ओके, कि आपको एक रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर साइड पता है कि एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 40 है, लेकिन उसकी विड्थ कितनी है वो आपको पता नहीं, आपको उसका एरिया पता है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट दोगे और एरिया ऑप्शन पे यहाँ से चले जाओगे। ओके, तो मेरा जो एरिया है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 150 यूनिट्स है। ओके, मैंने 150 प्रेस किया और एंटर कर दिया। मैंने जैसे ही एंटर किया, मेरा कमांड पैनल अब दूसरी वैल्यू को पूछता है कि इस रेक्टेंगल की आपको लेंथ पता है या विड्थ पता है। एरिया के साथ में आपको कोई भी एक लेंथ पता होनी चाहिए, या तो लेंथ पता होनी चाहिए या विड्थ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे लेंथ पता है, तो मैं लेंथ को चूज़ कर लेता हूँ और लेंथ में डाल देता हूँ यहाँ पे 25। ओके, और एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा, जिसमें मेरी जो लेंथ है वो 25 होगी और एरिया 150 था। तो उस हिसाब से जितने भी साइज़ की मेरी विड्थ होगी वो विड्थ यहाँ पर वो उतनी विड्थ लेकर ये मेरे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देगा। ओके, फिर से मैं रेक्टेंगल पे जाता हूँ, REC प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूँ और मुझे सेकेंड ऑप्शन मिलेगा डायमेंशंस। मैं डायमेंशंस पे जाता हूँ, तो फिर से वही चीज़ जो हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले ऑप्शन पे करते हैं कि हमें लेंथ और वेट की वैल्यू डालनी है। तो मैं यहाँ पर 20 यूनिट डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। फिर मुझे वेट पूछेगा, मैं 30 यूनिट डालता हूँ और ये 20/30 का मेरा रेक्टेंगल बन जाता है। ओके, इसके बाद में हमें रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर मुझे रेक्टेंगल को रोटेट करना है किसी पर्टिकुलर डिग्री पर, किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो हम यहाँ पे रोटेशन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रोटेशन चूज़ करता हूँ। तो जहाँ पर से मैंने मेरे रेक्टेंगल को स्टार्ट किया था वो हमारा बेस पॉइंट हो जाता है, तो वो तो फिक्स पॉइंट रहेगा। अब मुझे किस एंगल पर, किस डायरेक्शन में मेरे रेक्टेंगल को रोटेट करना है, मैं वो यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे 45 डिग्री पे मेरे रेक्टेंगल को रोटेट कर देना है। तो मैंने 45 प्रेस किया, तो ये 45 एंगल पे मेरा रेक्टेंगल रोटेट हो गया। अब मुझे इसे कितनी लेंथ और कितनी विड्थ देनी है, मैं उस तरह से ये ड्रॉ कर सकता हूँ। ये फिर से रीड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप आपके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पर REC प्रेस करता हूँ। ओके, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। मैंने ये फर्स्ट पॉइंट दिया। अब आपको रोटेशन चेंज करना है आपको यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में अब आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। इस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। मैंने ये पॉइंट दे दिया। अब आपको यहाँ पर इसकी लेंथ और वेट देनी है। सेम चीज़ आप लेंथ और वेट कॉमा प्रेस करके एक लेंथ वेट डाल सकते हो, या फिर एरिया डायमेंशंस की मदद से यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर माउस कर्सर से आपको जितना आपका रेक्टेंगल चाहिए उतना रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पॉलीगॉन। तो मैं यहाँ पर POL प्रेस करता हूँ तो हमारा पॉलीगॉन ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको सबसे पहले ये पूछता है कि आपको कितने साइड्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आप 4 साइड्स डालते हो तो वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो मिनिमम आपको 5 साइड्स डालना है, तो आपके समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बन रहा है। तो मैं यहाँ पर 5 साइड्स डाल देता हूँ। ओके, 5 साइड्स यानी पेंटागन। और अब मुझे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, मुझे पॉलीगॉन का सेंटर डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटर डिसाइड कर लिया। अब मुझे पूछ रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन सर्कल बनाना है, ये सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल बनाना है। ये दोनों क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल चूज़ कर लेता हूँ। ओके, और अब ये मुझे रेडियस पूछ रहा है कि कितना चाहिए, तो मैं रेडियस यहाँ पर इसे बता देता हूँ 15। ओके, सो ये 15 रेडियस का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, अब मैं सेम ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का सर्कमस्क्राइब्ड बनाता हूँ। ओके, मैं POL प्रेस करता हूँ पॉलीगॉन के लिए, एंटर, 5 साइड्स, एंटर। और इसके बाद में मैं यहाँ पर पॉलीगॉन का सेंटर डिसाइड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल बनाता हूँ। ओके, और मैं 15 यूनिट का ही यहाँ पर रेडियस रखूँगा। लेकिन अब आपको फ़र्क दिखेगा कि जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट था ये छोटा दिख रहा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा दिख रहा है।
ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दोनों का जो हमने रेडियस साइज़ लिया है वो सेम लिया है? ये फ़र्क है सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड की वजह से। इनको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर हमारा सेंटर रेडियस वाला सर्कल लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट में मैंने कर्सर रखा, मुझे सेंटर मिल गया, और अब मैं अगर यहाँ से 15 रेडियस का सर्कल बनाता हूँ तो हमारा जो पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के अंदर आ जा रहा है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल वो होता है जो कि सर्कल के अंदर बनता है। ओके, उसकी सारी साइड्स जो है वो सर्कल की बाउंड्री को अंदर से टच होती हुई जाएगी। अब सर्कमस्क्राइब्ड के लिए मैं फिर से सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर सेंटर से मैं 15 यूनिट्स का ही सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमारा जो सर्कमस्क्राइब्ड वाला पॉलीगॉन है वो हमारे सर्कल को बाहर से टच होता हुआ जा रहा है, वहीं पर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल वाला जो हमारा पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर से टच होता हुआ जा रहा है। ओके, सो ये था हमारा पॉलीगॉन। इसमें हम एक और पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं, POL प्रेस करते हैं। ओके, 5 की जगह पर अब हम 8 साइड्स डाल देते हैं। ओके, एंटर। इसके बाद में हमें सेंटर डिसाइड करना है, ये मैंने सेंटर डिसाइड कर दिया। हमें जो भी चूज़ करना है, इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड, फॉर एग्जांपल मैंने सर्कमस्क्राइब्ड चूज़ किया, और अब मुझे जिस भी डायरेक्शन में इसे रोटेट करके जिस भी साइज़ का मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना है मैं उस तरह से ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से मैं पॉलीगॉन्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये था पॉलीगॉन। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है इलिप्स। इलिप्स के लिए आप ELL प्रेस कर सकते हैं आपके कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ से भी इलिप्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक पैनल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इलिप्स के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे आपको जो ऑप्शन मिलता है वो सेंटर वाला मिलता है। मैं सेंटर वाले इलिप्स को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर सेंटर डिसाइड किया। ओके, उसके बाद में आपको फर्स्ट रेडियस बताना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे कमांड पैनल में एंड पॉइंट बोल रहा है, एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, यानी हमें फर्स्ट एक्सिस का पॉइंट बताना है। तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट बताया और अब मुझे सेकेंड पॉइंट बताना है। मुझे इस तरह का अगर इलिप्स बनाना है मैं इस तरह का बना सकता हूँ, मुझे इस तरह का बनाना है मैं इस तरह का बना सकता हूँ। सो सबसे पहले हमको सेंटर वाला जो हमने इलिप्स का ऑप्शन लिया उसमें सबसे पहले सेंटर डिसाइड करना है, फिर फर्स्ट एक्सिस का पॉइंट डिसाइड करना है, फिर सेकंड एक्सिस का पॉइंट डिसाइड करना है। ओके, इसके बाद में सेकंड नंबर का हमें ऑप्शन मिलता है एक्सिस एंड। एक्सिस एंड में लेता हूँ तो ये हमें नीचे स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका एक्सिस एंड पॉइंट डिसाइड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में हमें अदर एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस बोल रहा है, जैसे कि ये हमारा एंड पॉइंट था एक्सिस का, उसके बाद में ये अदर एंड पॉइंट हो जाएगा, तो ये एंड पॉइंट ऑफ द अदर एक्सिस हो गया। ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट मिल रहा है कि डिस्टेंस कितना देना है इसका हमें। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो इस ये वाले एक्सिस के अंदर हमें सेंटर नहीं बताना पड़ता, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और फिर ये कितना हमें लंबा या चौड़ा रखना है वो हमें थर्ड पॉइंट पे पता चल जाता है। ओके, इसके बाद में हमें जो थर्ड ऑप्शन मिलता है वो इलिप्टिकल आर्क का मिलता है। मैं इलिप्टिकल आर्क लेता हूँ। ओके, इसके बाद में मुझे सबसे पहले बोलता है कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्टिकल आर्क, मुझे फर्स्ट एक्सिस पॉइंट बताना है, ये फर्स्ट एक्सिस पॉइंट। उसके बाद में स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट, यानी एक्सिस का अदर एंड पॉइंट, ये मैंने एक्सिस का अदर एंड पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ओके, इसके बाद में डिस्टेंस, जैसे कि हमने इसमें डिस्टेंस बताया था वैसे ही बिल्कुल इसमें डिस्टेंस, लेकिन अब इसके बाद में हमें फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि अब हमें हमारा जो ये इलिप्टिकल आर्क जो आपको ये यहाँ पर शो कर रहा है इसे स्टार्ट कहाँ से करना है। ओके, सो मैं कोई भी एक पॉइंट दे देता हूँ, जैसे कि मेरे कर्सर पे मुझे शो कर रहा है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ से मेरा आर्क बनना मेरे कर्सर पे स्टार्ट होता है। अब मैं मेरे कर्सर को मूव करता हूँ, मुझे जिस भी डायरेक्शन में मेरे कर्सर को मूव करना है मैं उस तरह से यहाँ पर मूव करते हुए जितना लंबा जितना ज़्यादा साइज़ का मुझे मेरा इलिप्टिकल आर्क बनाना है मैं उस तरह से मेरा इलिप्टिकल आर्क बना सकता हूँ। ओके, मुझे फॉर एग्जांपल इतना चाहिए, मैंने इतना बना के इसे छोड़ दिया। ओके, फिर से हम एक और ट्राई करते हैं। हम इलिप्टिकल आर्क पे गए, हमने फर्स्ट एक्सिस पॉइंट दिया, सेकंड एक्सिस पॉइंट दिया, डिस्टेंस तय किया, और उसके बाद में स्टार्ट पॉइंट शो किया कि हमें स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लेना है। ओके, सो इस तरह से हमारा इलिप्टिकल आर्क बन गया। स्टार्ट पॉइंट देते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आर्क है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है, तो हमने स्टार्ट पॉइंट यहाँ दिया था तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आर्क को ड्रॉ करेगा। ओके, तो ये थे हमारे बेसिक ड्राइंग के ऑप्शंस। आप इन ऑप्शंस का यूज़ करके ऑटोकैड के अंदर अपनी मर्ज़ी की ड्राइंग्स बना सकते हो। ड्रॉ पैनल के अंदर अभी भी कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर नीचे बचे हुए हैं, इन ऑप्शंस को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।
तो अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी जाती है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।